करता हूँ जनाब मैडम फ़ायदा बशीर साहब एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू है इनलैंड रेवेन्यू, मैडम नवाल खान असिस्टेंट कमिश्नर साहबा और आमिर यूनस साहब डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, उनके साथ हमारी कामों की बार एसोसिएशन के इंतहाई शफीक मेंबर, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद शेख साकिब साहब जो कि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो मुंतखब हुए हैं। आज की इस जो लेक्चर है इसका बाकायदा आगाज़ करने के लिए सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब हाकम ताहर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ। लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। अब तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमस हूँ जनाब सरदार ताहर साहब से कि वो आएँ। सलामु अला रसूलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सभी अहबाब मोहब्बतों के साथ मिल के ज़रा जिसको जो दरूद आएगा वो मोहब्बत से आक़ाए दो आलम की बारगाह अक़दसा में पेश फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ कि उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आज़ारी उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है आज़ाद
चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज की तरफ तशरीफ़ लेके गए और आला हज़रत ने क्या खूब स्केच खींचा और क्या नक्शा खींचा, सुखनवरी में क्या नाम है और बड़ी मोहब्बत से क्या पेश फरमाते हैं कि असरा में गुज़रे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के, असरा में गुज़रे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के। और शान क्या है मुस्तफ़ा करीम की कि होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जब एक उम्मती अपने सरकार से मांगता है तो किस तरह से मांगता है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। और सरकार ने कैसे अता किया कि दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आखिर में कलाम का मक्ता और क्या खूब मक्ता है कि मुल्क सुखन की शाखी तुमको रज़ा मुसल्लिम, मुल्क सुखन की शाखी तुमको रज़ा मुसल्लिम कि जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। क्या खूबसूरत हदिया अकीदत जो है नजराना अकीदत पेश किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब मैं जनाब दरख्वास्त करता हूँ प्रेसिडेंट तहसील बार एसोसिएशन कामों की राना उस्मान मजीद साहब से कि वो आएँ और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो बाकायदा वेलकम वो करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आने वाले मेहमानों को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ, और जिसमें मैडम फ़ाइज़ा बशीर, मैडम नवाल ख़ान, आमिर यूनुस खोखर, और सबसे स्पेशली हमारे बार के मेंबर और हमारे बार की आन और शान शेख साकिब साहब को तहे दिल से खुश आमदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इनको वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए भी। और स्पेशली तारिक माइन साहब से जिन्होंने ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का जो रखा है एक भाइयों के लिए, ताकि जिनको टैक्स बार में कोई भी परेशानी कोई आ रही हो तो वो आज उनका जो एक टॉपिक है वो इस टॉपिक से उनका इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो मैं आप सबका थैंकफुल हूँ जी, आप यहाँ पे आए और तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।
क्योंकि आज फ्राइडे है तो जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, तो कार्रवाई को थोड़ा स्क्वीज़ करते हुए शॉर्ट सा, क्योंकि लेक्चर है मैडम का तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और थोड़े से टाइम के लिए शेख साकिब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का कुछ इज़हार करें। अल्लाह तबारक ताला के नाम से कि जिन्होंने इंसान को शऊर की ताकत अता फरमाई और अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। लातदाद दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने इंसान को तमाम जहानों में कामयाबी की राह दिखाई। हेड टेबल पर बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आज की चीफ़ गेस्ट मोहतरमा फ़ायज़ा बशीर साहबा, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, मोहतरमा नवाल ख़ान साहबा, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और तहसील बार के सदर मोहतरम उस्मान राना साहब, नायब सदर एहसान नसीर साहब, जनरल सेक्रेटरी हर दिल अज़ीज़, इनको मैं हर दिल अज़ीज़ जनरल सेक्रेटरी करता हूँ, ज़ुल्करनैन खान साहब, शमशाद साहब और तमाम शमसी साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान। दिल तो चाह रहा है तमाम का नाम लूँ, मलक आफ्ताब साहब से लेके फलक शेर साहब तक, तारक मंच साहब, इनको भी हमेशा ही प्रेसिडेंट ही मैं समझता हूँ कि पहले प्रेसिडेंट ये थे, और एंड पे मियाँ साहबान बैठे हुए हैं, तमाम का नाम लूँ लेकिन वक्त की किल्लत कि ये जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं हेड टेबल पर। आमर यूनुस खोखर साहब यहाँ पर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, कैसर साहब पहले भी रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, फ़हीम साहब लाहौर से आए हैं, असद साहब। आज मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है कि तहसील बार एसोसिएशन ने इस तरह का प्रोग्राम मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मुनक़्क़िद किया। इससे पता चलता है कि आप लोग इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग हो, सीखने सिखलाने वाले लोग हो और मामलात को आसान तरीके से हल करने वाले लोग। इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसका मतमा नज़र ये होता है कि किसी काम में, उस काम में खुशी हासिल की जाए, और ख़ुशी जब जब इंसान को मिलती है तब तब वो समझता है कि मेरी कामयाबी के मराहल तय हो रही हैं। और तमाम तगोदो इंसान करता है अच्छी नौकरी के लिए, दौलत के लिए और शोहरत के लिए। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। आप अपने ऑफिस में मालिक भी खुद ही हो और नौकर भी खुद ही हो, और जिस तरह वकला साहबान मैं समझता हूँ कि अपने क्लाइंट्स की अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं, देखभाल करते हैं, ये अपनी मिसाल आप है। मैडम साहबा, मैं तो कहता होता हूँ कि वकील जो है ना, वकील हो सही, उसने जब फ़ीस ली होती है ना जी अपनी प्रोफेशनल, तो उसको रात को नींद नहीं आती जब तक कि वो अपने क्लाइंट का काम ना करवा ले। तो मैं समझता हूँ आप तमाम प्रोफेशनल लोग हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और जिस तरह आपने वार्मली वेलकम किया है मैडम साहबा को, हम साहब को, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू शेख साहब। आज के हमारे जो प्रोग्राम है इसके हमारे चीफ गेस्ट और इस सारे आज का जो इवेंट है टैक्स के हवाले से, इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से, आगाही के लिहाज से जो एक है, उन हमारे आज के प्रोग्राम के रूह रवां मैं मैडम फ़ायज़ा बशीर साहब एडिशनल कमिश्नर साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपना जो लेक्चर है बाकायदा उसका आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और आप आज इस सेमिनार के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए।
तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन आपको आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंपल, ताकि जो लोग टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली उनको लिए तो ये चीज़ें उनको तो समझ है, जो लोग नहीं करते तो माइट भी उनके लिए कुछ चीज़ें नई भी होंगी। तो आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल, और बेसिक्स जो हैं वी विल डिस्कस ओवर हेयर, ताकि एक अवेयरनेस हो जाए कि टैक्स सिस्टम होता कैसे है, क्या है, काम कैसे करता है और उसकी ज़रूरत क्या है। आई विल स्टार्ट विद द ड्राइव ऑफ द FBR। FBR ने रिसेंटली एक ड्राइव शुरू की है, और उस ड्राइव का नाम, उसको हम BTB ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जैसा कि नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दैट इज़ नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, के कुछ टैक्स पेयर्स तो ऑलरेडी हमारे FBR के नेट में ऑलरेडी शामिल हैं, वो अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं और वो अपनी रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो जो टैक्स नेट में नहीं है, देयर आर सम टैक्स पेयर्स जो एनरोल्ड हैं लेकिन वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, तो उनको, वो भी एग्जिस्टिंग ही टैक्स पेयर, वी कंसीडर देम एंड दे आर नॉन फाइलर्स। बट जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, इसका मतलब और मकसद जो है वो एक्सपेंड करना है टैक्स बेस को। हर साल टारगेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और जो बजट्स हमारे फ़िक्स होते हैं वो हर साल बढ़ते जाते हैं। तो इस दफ़ा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो ये है कि बजाय इसके कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर हम मज़ीद बर्डन को बढ़ा दें और रेट्स जो हैं वो बढ़ा के और अपने बजट्स पूरे करें, वाई नॉट वी विल ब्रॉडन द टैक्स बेस। क्योंकि हमारे पास जो 90%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टैक्स नेट में फॉल करती है। उसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जो जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, जिनको रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। बट बिफोर दैट BTB का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्पैरिटी को मिटिगेट करना है बिटवीन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं। उनका हमेशा से ये सवाल रहता है कि जी सारा बर्डन हम पे क्यों है, फ़लाँ बंदा भी तो कारोबार कर रहा है, उसको तो आप टैक्स नेट में लाते नहीं हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग थ्रू दिस ड्राइव कि इस डिस्पैरिटी को मिटिगेट किया जाए और सारे लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए ताकि वो बर्डन डिवाइड हो जाए। अगर 1000 रुपया हमने टैक्स कलेक्ट करना है और वो 100 लोगों से करेंगे तो जाहिर है वो 10-10 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर वो 1000 रुपया 1000 लोगों से रिकवर करेंगे तो वो बर्डन जो है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा और जो बिज़नेस है वो मज़ीद फ्लरिश करेंगे। और फिर एक और जो डिस्पैरिटी में क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि जी जब हम एक दुकानदार जो है वो टैक्स दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो फिर उनके रेट्स जो हैं या ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो उसमें वो उस प्राइस के ऊपर चीज़ें अपनी सेल नहीं कर सकते। तो उसमें उनकी बड़ी टैक्स पेयर्स की रिजर्वेशन होती है कि जी उसको तो आप कहते नहीं हैं। तो उस सब के लिए एक तो हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी, और हेल्प इन अ सेंस के बाहर के जितने लोग आप लोग सब माशाल्लाह से काम करते हैं, और बाहर ने हमेशा से जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह की सिचुएशन हुई तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और वो जैसे सर ने कहा कि जी प्रोफेशनलिज्म जो है वो तो आप लोगों में है। हम लोग तो समटाइम्स ऑफिस में ऑन अ लाइटर नोट बात भी करते हैं। जी वकील साहब तो आके ऐसे टैक्स पेयर को डिफेंड कर रहे थे जैसे इनका अपना ज़ाती केस हो, तो मतलब दे टेक इट एज अ पर्सनल। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वी हैव टू फुलफिल, और उसको प्लीड तो करना ही होता है आपने। तो उसमें आई विल मेक यू अ रिक्वेस्ट कि जितने लोग बाहर में हैं और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने रजिस्टर्ड हों। उसका तरीका भी मैं बताऊंगी कि इट्स क्वाइट सिंपल। वो आप अपने जो डेस्कटॉप पे बैठ के आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, तो बहुत आसानी से आप अपने आप को रजिस्टर खुद कर सकते हैं। अच्छा, उससे अब दूसरी बात यह है कि जो हम हर रोज़ बात करते हैं कि जी इन्फ्लेशन बहुत है, करेंसी डी वैल्यू हो रही है, फॉर दैट मैटर जो भी डेवलपमेंट होगी किसी कंट्री की तो उसके लिए बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस ही होते हैं। टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट का कोई सोर्स नहीं होता। तो जितने अच्छे रेवेन्यू कलेक्शन होगी उतना जो कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। तो जब वो आएगी तो जाहिर है प्रोग्रेस तो होगी और डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा, जो IMF के डेट्स हमारे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा और वो टैक्स पे उसमें डेट पेमेंट्स में भी हमें हेल्पफुल होंगे।
तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की ड्राइव शुरू की है, और उसके लिए आज हम हाजिर भी हुए कि जी आप लोग उसमें हमें ताउन करें, और जितने लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उनकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो जस्ट टेल देम टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द FBR और अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें। यहाँ पे अगर हम कहें कि जी रिटर्न फाइल करना किन लोगों के लिए ज़रूरी है, कौन लोग हैं दोज हु आर लायबल टू फाइल देयर रिटर्न्स, तो उसमें क्राइटेरिया जो गिवन है लॉ के अंदर, उसमें पहला तो ये है कि जिसकी 6 लाख इनकम है पर ईयर, एनुअल इनकम उसकी अगर 6 लाख है तो ही इज़ लायबल टू फाइल रिटर्न। तो 6 लाख का मतलब 50,000 पर मंथ, तो 50,000 तो ऑन एवरेज सबकी होगी। तो उस सेंस में तो देखें तो वो 6 लाख अगर किसी की इनकम है तो वो एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। उसके ऊपर अगर किसी की है तो वो नॉमिनल सा रेट्स हैं, स्लैब रेट्स हैं कि 5% है, 10% एंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो स्लैब रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड से के करीब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई जगह है जो 500 स्क्वायर यार्ड है, तो वो भी लायबल टू फाइल देयर रिटर्न है जो उनके अपने नाम है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी PVT प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़रूरी है। जितने लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनका फाइलर होना ज़रूरी है। फिर जिसके पास कोई फ्लैट है कवर्ड एरिया जिसका 2000 स्क्वायर फीट है, और उसके अलावा ये वो कंडीशंस हैं लाइक 500 स्क्वायर यार्ड वाली या 2000 स्क्वायर फीट वाली, कि अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी है बट यू आर होल्डिंग दिस मच प्रॉपर्टी, देन इवन देन यू आर लायबल टू फाइल योर रिटर्न। तो उसमें होल्डर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जहाँ पे एनुअल बिल आपका 500,000 से इंक्रीज़ करता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन का बिल है तो वो भी लायबल टू फाइल रिटर्न है। वैसे तो हर बिज़नेस जो भी कोई बिज़नेस रन कर रहा है वो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अभी तो जो लॉ के अंदर चेंजेस ओवर द इयर्स लाइक लास्ट 3-4 इयर्स में आई, तो उसमें जो फाइलर है अगर उसका रेट 1% है, जो हमारे टैक्स नेट में है, जो अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, उसका रेट अगर 1% है तो नॉन फाइलर का या जो टैक्स नेट में नहीं है उसका 100% इंक्रीज़ है, लाइक वो 2% पे करेगा। जहाँ पे 5% है नॉर्मल रेट, तो नॉन फाइलर जो है वो 10% करेगा। और ये तो आप सबके नॉलेज में बात होगी कि जब आप रजिस्ट्री ब्रांच में जाते हैं रजिस्ट्री कराने, कोई प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, उसको हम कहते हैं 236 के या 236C के जो रेट्स हैं, तो वो आपको पहली बात करते हैं जी आप फाइलर हैं या नहीं है। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको जी 10% रेट होगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपका रेट जो है वो 5% होगा। तो उसमें अच्छा फॉर दैट मैटर लोग इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन उसमें नुकसान जो हमारा हो रहा होता है वो ये है कि इमीडिएटली वो करा के अपना तो 25-50 हज़ार टैक्स बचा लेते हैं, बट बाद में वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते कि उस साल की करा ली और अगले सालों में फिर वो नॉन फाइलर हो गए। तो उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने अभी बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो स्टार्ट की है। इस साल का फोकस, परसों भी हमारी एक VLC चल रही थी तो उसमें भी मेंबर साहब का फोकस जो था वो रिटर्न फाइलिंग के ऊपर ही था कि जो लोग रजिस्टर होते हैं फॉर वंस और बाद में रिटर्न्स फाइल नहीं करते तो उनकी रिटर्न्स इन्फोर्स कराएं। डेफिनेटली एक दफ़ा अगर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो अगले सालों में नहीं होगी। अभी हमने एक डाटा कलेक्ट किया, CNIC जो है वो लिंक्ड है विद द सिस्टम ऑफ FBR का जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, और आपके CNIC पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो FBR के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आइदर यू आर अ फाइलर, आइदर यू आर अ नॉन फाइलर। नॉन फाइलर को आइडेंटिफाई करना तो हमारे लिए, वैसे तो हमारी एक्टिव टैक्स पेयर एक लिस्ट होती है, तो आप अपना CNIC डालें, एक मैसेज करें अपने मोबाइल से तो आपको पता चल जाता है कि वेदर यू आर फाइलर, यू आर लाइक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। और अगर आप नहीं है उसमें तो हमने एक डाटा कलेक्ट किया है रिसेंटली लाइक 2-3 डेज़ बिफोर, अपने सिस्टम से हमने वो डाटा फैच किया है, तो वो 24,000 जो है
गुजरावाला का कि ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स कहीं ना कहीं विदहेल्ड हुआ है। वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसी ने बच्चे की फ़ीस के ऊपर टैक्स उसका विदहेल्ड हुआ है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे हैव एन आइडिया कि अगर वो नॉन फाइलर हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहे हैं, उनका वहाँ पे टैक्स विदहेल्ड हुआ है, उनका प्रॉफिट ऑन डेट में बैंक्स में टैक्स विदहेल्ड हुआ है, उनका कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है, उन्होंने 153 का टैक्स विदहेल्ड हुआ है, कहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो वहाँ पे टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो ये 23,000 ऑन इनिशियल बेसिस जो हमने किया वो है। इसके अलावा जो एक्साइज के का डाटा है, जो 236K का डाटा है, वो सारा डाटा अभी हम कर रहे हैं फैच। तो इतना ज़्यादा नंबर है जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं बट वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। उनको हमने नोटिसेस इशू कर दिए हैं। तो चूँकि आप एक ऐसी कम्युनिटी हैं कि अगर किसी को नोटिस जाएगा तो सबसे पहले वो आपसे ही कंसल्ट करेगा। बिफोर कमिंग टू अस दे विल कम टू यू बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन यू। उनको पता है कि जी अच्छा हम पहले किसी एडवोकेट से बात करें, किसी कंसल्टेंट से बात करें, फिर वो जो हमें गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। तो आप इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो प्लीज़ गाइड देम कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी रिटर्न्स फाइल करें। टैक्स तो उनका ऑलरेडी विदहेल्ड हुआ है, टैक्स तो आप खुद ऑलरेडी दे रहे हैं। इसी तरह से जितने भी, और फिर अगर नॉन फाइलिंग की पेनल्टीज़ लगेंगी, लेटर ऑन प्रोसिक्यूशंस होंगी, तो उस पर फिर टैक्स पेयर का वो ग्रीवेंस होता है कि जी हमें तो पता नहीं था। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम अमंग द पीपल और अमंग द टैक्स पेयर्स एंड आस्क देम टू रिक्वेस्ट देम टू टेल देम कि जी ये इसके आफ्टर मैथ्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप रजिस्टर्ड हो जाएं। और अब आपको उसके बेनिफिट्स भी हैं कि लाइक हर सेक्शन जो भी कंज्यूमर जो आपका बिजली का बिल है अगर वो कमर्शियल है तो उस पर भी रेट ज़्यादा होगा, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आपका रेट ज़्यादा होगा, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पे आपको डबल रेट्स पे करने पड़ रहे हैं टैक्सेस जो हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं जब वो फाइलर हो जाएं। दूसरा, गवर्नमेंट ने तो इतना ट्रस्ट जो है अपना उस पे टैक्स पेयर पे शो किया हुआ है कि टैक्स पेयर जो डेक्लरेशन देना चाहता है वो दे दे। वो लिख दे कि मेरी 4 लाख इनकम है, ठीक है, वी विल एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है इसकी 4 लाख इनकम है। अनटिल अनलेस के कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है या वी कंसीडर इट कि जी बिज़नेस बड़ा फ्लरिशिंग है तो इसकी 6 लाख या 4 लाख नहीं हो सकती, या ऑडिट में उसकी सिलेक्शन हो जाती है लेटर ऑन, तो उसमें भी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती कि जी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। नोटिस का मतलब यही होता है कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दें, आप सोर्स बता दें, आप रीज़न बता दें कि आपकी क्यों इतनी कम है। तो अगर वो रीज़न्स जस्टिफाइड होंगी तो ठीक है, आपकी बात सही है। और 90% केसेस में तो वो होता ही नहीं है ना, हम तो कोई 10% केसेस में ऑडिट करते होंगे, बाकी केसेस में तो जो उनका सेल्फ डेक्लरेशन है वही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ को बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं कि जी वहाँ का तो सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ज़ाहिर है हम लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अच्छा बनाना है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की या लॉ की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो सिस्टम तो अच्छे नहीं हो सकते, इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट करनी होगी। तो फॉर दैट मैटर अगर हम अपने एंड पे अपनी ऑब्लिगेशन, बिकॉज टैक्सेस आर द नेशनल ड्यूटी और ये हमारी नेशनल ऑब्लिगेशन है कि हम अपने टैक्सेस जो हैं वो टाइम पे करें, और पे हम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से आपके मोबाइल के बिल पे आपका टैक्स कट जाता है, आप चाहें ना चाहें वो आपका कट ही जाता है, विद होल्डिंग तो आपकी हो जाती है। आपका कोई बिल पेंडिंग है, जैसे कुछ लोग जो बैंक्स के एडवाइज़र्स होते हैं या बाकी किसी अदारे के एडवाइज़र होते हैं, तो उनको जब पेमेंट्स रिसीव होती हैं तो उस पेमेंट में टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड होता है और उसके बाद उनको वो पेमेंट रिसीव होती है। आप जहाँ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टैक्स विदहेल्ड होता है। तो इसलिए टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, जस्ट उसको डॉक्यूमेंटेड कर लें। आप कोई एसेट परचेज़ करेंगे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट कल को करेंगे तो आपके पास बैक एंड पे पिछले 10 साल का डाटा होगा और आपके पास वाइट मनी अवेलेबल होगी फॉर दैट मैटर, और आपको वो कोई कंसीलमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो आपके पास सोर्सेज तो होंगे और वैलिड होंगे, बट आपने कभी डिक्लेयर ही नहीं किए, कभी बताया ही नहीं है, तो फिर वो 10 सालों की मनी ट्रेल बनाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो और जो रिटर्न फाइल करने के लिए जो सिस्टम है
वो हमने बड़ा सिंप्लीफाइड FBR की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आयरस के नाम से आपको नज़र आएगा कि और आयरस की वेबसाइट जो है iris.fbr.gov.pk, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एक मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन कि आप लोग अगर उसको फ्लैश कर देते तो वो ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि वो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो खुलेगा, आपका CNIC मांगेगा सिस्टम, आप वहाँ पे एनरोलमेंट कराएंगे। पहली दफ़ा आप अपनी एनरोलमेंट कराएंगे और एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे विद FBR एज न्यू टैक्स पेयर। तो जो आपका CNIC है यही आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा। नेशनल टैक्स नंबर जो है दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द CNIC। अब जो भी टैक्स पेयर का CNIC है वही NTN होगा, बट आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। 2-3 स्टेप्स हैं, कोई बहुत लंबा उसमें काम नहीं करना पड़ेगा। फिर सेकेंडली आप उसको एनरोलमेंट करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे याहू का हम अकाउंट बनाते हैं इस तरह से आप अपना याहू का एक अकाउंट बना लेंगे, आप अपना पासवर्ड उसमें रीसेट कर लेंगे, वो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा और जो सिस्टम पे आप अपना ईमेल डालेंगे उस ईमेल के ऊपर भी वो आ जाएगा। फिर फर्दर वो आपसे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि अच्छा आपका इलेक्ट्रिसिटी नंबर क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, क्योंकि जो नोटिस हम आपको भेजते हैं, जो मोबाइल नंबर आपके CNIC पे रजिस्टर्ड होगा सिस्टम वही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करता है। और जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से होगी, कोई नोटिस इशू होगा, कोई कुछ भी होगा, तो वो सबसे पहले मैसेज जो है आपके मोबाइल पे आएगा, आपको ईमेल भी आएगी और आपके मोबाइल पे आएगा। तो वो जो मैनुअल सर्विस वाला कॉन्सेप्ट था, ऑल्दो वी स्टिल इंश्योर कि मैनुअल सर्विस हो, उसकी भी एक रीज़न है कि जैसे लिटरेसी रेट तो बहुत कम है और हर किसी को तो सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, लोग उसको मैसेजेस इवन आते हैं तो वो रीड नहीं कर पाते, वो भी आगे किसी से उन्हें पढ़ाने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटी भी हमारे पास है, कुछ गांव के लोग हैं जहाँ पे नेट की सर्विस नहीं इस तरह से होती, तो उन लोगों फिर हम मेक श्योर कि जब नोटिस इशू करें तो उसको हम UMS के थ्रू या अपने किसी नोटिस सर्वर के थ्रू टैक्स पेयर तक पहुँचाएँ। इसलिए अपना जो डाटा आप दें, जो अपना एड्रेस दें, जो अपना ईमेल दें, जो अपना मोबाइल नंबर दें, वो जेन्युइन नंबर्स दें, ताकि कल को अगर आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, नॉट इन खिलाफ कि समटाइम्स अगर कोई भी नोटिस, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन भी इवन होती है तो आपके अपने मोबाइल पे वो आए और आपके नॉलेज में हो कि जी अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है या ये चीज़ है। अच्छा, बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न आपने FBR की ही वेबसाइट के ऊपर जब आप एनरोल हो जाएं तो FBR मालूमात के नाम से आपने जब लॉगिन करें तो FBR मालूमात को क्लिक करें, वही पासवर्ड और वही CNIC जो आपके एनरोलमेंट के टाइम पे आपको मिला है वो आप डालेंगे तो FBR मालूमात ओपन हो जाएंगी। FBR मालूमात बेसिकली वो जो मैंने आपसे पहले बात की कि CNIC इज़ लिंक्ड विद द अदर डिपार्टमेंट्स और वो FBR के पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोई गाड़ी ख़रीदता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, कोई चीज़ बेचता है, तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल ऑन पोर्टल। तो FBR मालूमात को जब आप खोलेंगे तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट नज़र आएगा, बैंक के विड्रॉल नज़र आएंगे, आपको 236 कोई प्रॉपर्टी परचेज़ का डाटा नज़र आएगा। तो आपने सारे रेलिवेंट क्लिक करके चेक कर लेने हैं और वो सिस्टम आपको बता देगा कि आप, अगर आपको नहीं भी याद कि आपने फ़लाँ वक्त में ये काम किया था और उसके ऊपर आपका 100 रुपया टैक्स विद हेल्ड हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन आपने 5 लाख की थी या 50 लाख की थी, तो फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बैंक में फ़लाँ बंदे के साथ आपने ये ट्रांजैक्शन की है। तो ऑल दैट डाटा इज़ अवेलेबल ऑन FBR वेबसाइट। आपने वहाँ से कलेक्ट करना है, उसको आपकी रिटर्न फाइल करने में आपको एक तो हेल्प करेगा, दूसरा ये होगा कि ओवर द ईयर्स आप कई सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि जो आपको स्किप भी हो जाती हैं, लेकिन जब आप यहाँ से हेल्प ले लेंगे तो आपके लिए अपनी रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे कि जिन्होंने पहली बार रिटर्न फाइल करनी है और उनको उसका आइडिया नहीं है कि जी रिटर्न कैसे फाइल करें, तो वहाँ पे डिफरेंट वीडियोस पड़ी हैं कि अगर आपने सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है तो कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं, अगर आपने बिज़नेस की करनी है या बिज़नेस कम सैलरी करनी है, जिस भी हेड की करनी है, वो आपको वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वीडियोस देखें तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हैं
कि जी आप इस तरह से अपनी रिटर्न्स जो है फाइल कर सकते हैं। तो जब जिसको कंप्यूटर पे अकाउंट बनाना आता है उसके लिए ये काम करना बिल्कुल, ईमेल अकाउंट तो ज़ाहिर है यहाँ पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और सबका ही होगा, तो अगर कोई अपना ईमेल अकाउंट बना सकता है तो वो FBR की इनरोलमेंट जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है। इसके अलावा एक टैक्स आसान ऐप भी है। जिस तरह मोबाइल में हमने और बहुत सी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड की हुई हैं, बैंक्स की हुई हैं, इसी तरह FBR की एक वेबसाइट है टैक्स आसान ऐप के नाम से। तो टैक्स आसान ऐप जो है उसके थ्रू भी आप अपनी एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं और आप अपनी रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। तो ये इस सारी बात का ऑब्जेक्टिव ये था कि जी पहली बात तो BTB, सेकेंडली अगर हमें लगे कि जी ये बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वैसे तो आइंस्टाइन कहता है कि टैक्सेस जो है वो हार्डेस्ट थिंग टू डू है, तो हार्डेस्ट थिंग टू डू फॉर बोथ साइड्स है वो इन अ सेंस कि जी अगर आप किसी की इनकम में से किसी को कहते हैं जी पैसे टैक्स के दे दो तो वो सबको ही मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ हमारे लिए इन्फोर्समेंट करना टैक्स लॉज की वो भी उतनी ही हार्ड है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी आप लोगों के लिए आसानी करें उसको सिस्टम पे, जैसे पूरी दुनिया आजकल IT फ्रेंडली है और हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर्स पे हो रही है, तो सिस्टम के थ्रू आप के लिए चीज़ों को आसान बनाएं और आप लोग उसको ये हमारा मैसेज जो है वो आगे लोगों को भी कन्वे करें और क्लाइंट्स को भी बताएं कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब और ये उनके अपने फ़ायदे के लिए है कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ एक तो हम जाएंगे तो उसमें मुल्क का फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ लोगों का अपना फ़ायदा होगा कि उनके पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी उनकी बिज़नेस है, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा, तो उसमें कोई भी चीज़ कंसील्ड नहीं होगी जिसके लिए लेटर ऑन उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Now it's up to you. If you have any questions, I am here to answer you. Thank you very much. जी 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 ज़रूर। एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेती है, तो उसके अंदर उनके भी स्लैब रेट्स हैं। उसका पहले तो थ्रेशोल्ड है बहुत कम था जी, 80,000 से ऊपर जो इनकम थी उस पर टैक्स था, तो अब 80,000 तो 1 एकड़ में भी मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर फैमिली से है, तो आई नो ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें 80,000 रुपया तो 1 एकड़ में, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, तो इसलिए वो तो बहुत नॉमिनल था। जब हमारे लॉ में अमेंडमेंट आई कि पहले लोग डाल देते थे 2 एकड़ ज़मीन है 22 लाख रुपये एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वाज एग्जैम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, नॉट फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बट इनकम टैक्स से वो एग्जैम्प्ट थी। हमारे लॉ में अमेंडमेंट आई 2017 में, 7 में नहीं 17 में प्रॉब्ली, अच्छा मतलब हमारे लॉ में अमेंडमेंट आई कि अगर कोई एग्रीकल्चर टैक्स किसी ने पे किया हुआ होगा, जितनी अमाउंट के ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स पे किया हुआ होगा उतनी अमाउंट एग्जैम्प्ट होगी। कि अगर आपने 22 लाख रुपया डिक्लेयर किया है और उसके ऊपर ज़री टैक्स जो लेते हैं ये सब रजिस्ट्रार और AC लेते हैं, तो वो अगर आपने पे किया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो देन वी विल कंसीडर इट एज एग्जैम्प्ट। अगर उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है तो हम उसको एग्जैम्प्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद चूँकि वो तो बहुत कम था, तो उसमें फिर अब अभी जो करंटली चल रहा है वो 8 लाख रुपया अगर आप एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं तो वो एग्जैम्प्ट है हमारे लॉ में भी और पंजाब गवर्नमेंट के लॉ में भी। अगर 8 लाख से ऊपर आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो फिर आपने रसीद दिखानी है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, आप 20 लाख डिक्लेयर करें, आप 50 करें, लेकिन उस 50 का जो है ना फिर आपने एग्रीकल्चर टैक्स की रसीद दिखानी है कि जी ये हमने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को, जो भी उनका रेट है उसके मुताबिक, तो वो एग्जैम्प्ट है। मैडम एक सवाल मेरी तरफ से जी 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 बताइए। तो कस्टमर हम कभी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में टैक्स दे रहे होते हैं, जी जी, कभी हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें टैक्स दे रहे होते हैं, कभी हमें फेडरल गवर्नमेंट में टैक्स देना होता है। जी, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम सब अदारों को या सभी मामला में हमें एक ही टैक्स, जैसे आपने नंबर बताया कि आपका ID कार्ड जो है वो आपका टैक्स नंबर, जी जी, हमारे सारे टैक्सेस जो है
जी तो वहाँ पे कैलकुलेट हो और हमें भी पता चल सके कि हमारा साल के बाद हमसे कितना टैक्स गवर्नमेंट ने वसूल किया, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या हमें जो टैक्स हम देते हैं, एक तो जो टैक्स देने वाला बंदा है जी जी वो कई वॉलंटरली भी टैक्स देना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अदारा जो है फिर दोबारा उसी तरफ नजर करता है कि ये बंदा टैक्स दे रहा है, इसी को पकड़े। क्या उस बंदे को जो टैक्स नहीं दे रहा होता जी जी बजाय उसकी तरफ नजर करने के, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी तरफ जो है वो करता है। तीसरी मेरी जो थी वो सबमिशन थी, क्या इसका कोई क्रेडिट जो है जो टैक्स देने वाला है जी जी उसको इंसेंटिव तो बताने में तो बहुत ज्यादा है जी, अब कहते हैं कि वहाँ आपको इंसेंटिव मिलता है, टैक्सेशन में आपको कमी मिलती है, बिल्कुल। लेकिन कोई इसका ब्लैक एंड व्हाइट में भी कोई फायदा नजर आता है? जी, आपकी पहली बात कि जी जो सारे टैक्सेस हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो हर टैक्स की एक नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। जो एंड ऑफ द ईयर आपने कितना टैक्स दिया है, जहाँ तक FBR इनकम टैक्स का ताल्लुक है, इनकम टैक्स इज़ बेसिकली ऑन योर इनकम विच यू अर्न। आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपने 10 बिलियन की सेल्स की हैं, लेकिन उस 10 बिलियन में से 8 बिलियन तो आपका खर्चा है, आपने परचेज भी की है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, तो आपने उस 10 बिलियन पे टैक्स नहीं देना। जो आपका बच गया है, जो आपकी इनकम है, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो लिहाजा वो जो होता है ना कि सारे टैक्सेस को आप इकट्ठा कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि जो आपको कैसे पता चले आपने पूरे साल में कहाँ कहाँ आपका टैक्स हेल्ड हुआ है। FBR का एक तो मैंने आपको बताया कि FBR मालूमात जो हैं वहाँ पे सारा डाटा पड़ा है कि इस तारीख को फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका इतना टैक्स विदहेल्ड हुआ। एक तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि पेमेंट डिटेल्स हमारी आ रही होती है, एक टैब आ रही होती है पेमेंट डिटेल्स की। वहाँ पे जब आप पीरियड डालते हैं, आपने इस साल का देखना है, आपने पिछले साल का देखना है, आपने करंट ईयर जो भी चल रहा है उसका देखना है, तो आप वहाँ से अपना आपको CPR नंबर डेट वाइज मिल जाएंगे, आपको अथॉरिटी पता चल जाएगी कि फ़लाँ डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स विदहेल्ड किया था, और ऊपर आपका वो टोटल आ रहा होगा कि इस साल में आपका टोटल टैक्स इतना विदहेल्ड हुआ था। अच्छा, दूसरी बात आपने सॉरी दूसरी बात क्या पूछी? जी ओके, जी जी जी, आज मैंने जो बात शुरू की थी वो यही की थी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारी ये FBR की ड्राइव है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मिटिगेट करना है डिस्पैरिटी को, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन, इस दफ़ा बजाय इसके कि हम रेट्स बढ़ाते और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे बर्डन डाल के अपने बजट्स पूरे कर लेते, वी आर ट्राइंग कि हम टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और उस बर्डन को और लोगों पे शिफ्ट करें। जो ऑलरेडी दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे और वो लायबल हैं कि वो दें टैक्स, या उनका बिज़नेस हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास ना टैक्स नेट में हों जिनका बिज़नेस उन लोगों से बेहतर है जो टैक्स नेट में है, तो हम उस बर्डन को शिफ्ट करने के लिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने डाटा अपना कंपाइल कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर नहीं हैं और किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं समहाउ, तो उनको हमने नोटिस इशू कर दिए हैं और वो हम उसको डेली बेसिस पे वॉच कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा ऑफिसेज और नए यूनिट बनाए गए हैं DTOs के नाम से। जैसे ये कामों की में आमिर यूनुस खोखर साहब हैं, पहले यहाँ पे एक ऑफिसर बैठता था, अभी यहाँ पे 2 ऑफिसर बैठते हैं। तो जो आमिर यूनुस खोखर साहब हैं, इनके पास एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स का कोई केस नहीं है। हमने ये यूनिट्स 8 अक्टूबर को बनाए हैं। 8 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जितने नए लोग वॉलंटरली रजिस्टर होंगे या हम कंपल्सरीली रजिस्टर करेंगे, वो सारे केसेस जो है ये DTOs हमारे डील करेंगे। तो उसके लिए हमने बाकायदा अब उसको एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट बड़ी हाई प्रोफाइल जो है वो एक ड्राइव शुरू की है। तो आई होप के एंड ऑफ द ईयर इस गैप को हम काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू। HS कोड का क्या इशू आ रहा है? जी जी, नहीं वो अगर रजिस्टर्ड हैं तो फिर उनके HS कोड में क्या, वो तो HS कोड इज़ फॉर द प्रोडक्ट कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं। तो मैं जो है वो लोकल परचेज करता हूँ, तो जो हमारे कामों की में या गुजरांवाला में लोग बैठे हुए वो तो मैडम वो नहीं है, रजिस्टर नहीं है, जो हमें परचेज इनवॉइस जो है वो इशू करें, तो वो हमारा जो HS कोड है वो
वो तो बल्क अनरजिस्टर्ड में ही डालना पड़ता होगा ना आपको, अनरजिस्टर्ड में डालना पड़ता होगा, तो ज़ाहिर अनरजिस्टर्ड पे फिर आप अपना इनपुट नहीं ले सकते। तो ये आज बड़ा इशू आ रहा है, तो इसका क्या सलूशन है? अब देखिए लॉ तो फॉलो करना ही पड़ता है ना, उसमें ये है कि जी आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को सप्लाई करें, अनरजिस्टर्ड को ना करें। तो जहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो फिर आप बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि आपको तो पता है आप रजिस्टर्ड हैं, आपने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी है। तो आपका जब इनपुट डिसअलाउ होगा तो उसका वो तो पीनल एक्शन आपके अगेंस्ट होगा। या तो आप उन लोगों को रजिस्टर कराएं, और अगर वो मतलब ज़ाहिर है अगर वो उनका बिज़नेस इस तरह का नहीं है कि वो रजिस्टर हों, तो फिर आप वो जो भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो उनसे लें। वो तो आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और कोई भी बंदा जो है ना वो इनपुट देने के लिए रेडी नहीं है। आप अगर आप कोई मतलब पर्टिकुलर केस की बना के, तो इफ़ यू विल डिस्कस विद मी, लुक इनटू इट। हाँ जी ठीक है। डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत बड़ा एक हर्डल है लोगों को टैक्स हेड में आने का। करते क्या हैं जो आप प्रैक्टिस है, जिसका कोई नोटिस आ जाता है वो बार-बार से निकाल लेते हैं। जी आप बड़ी हैरान होंगी, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे हैरान नहीं होंगे। सही। एक बात तो ये है, अभी जो सिचुएशन हुई है कि वापडा की जो चोरी है वो वापडा के लोगों के बगैर नहीं होती। वहाँ पता चला तो 5 लोगों पे भी कल FIR अपनी घरों में सही। इस हवाले से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो अपनी भी पुलिस देख रहा है कि वहाँ से कोई कांड ना करे जी, उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उसका भी कुछ नहीं होता जी जरूर जी। और मेरा ख्याल है कि अगर हो जाए तो वो ज़्यादा नहीं। अच्छा उसमें ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जी ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट में ऐसे इश्यूज़ होते हैं और यहाँ भी होंगे। जो अभी हमने ये BTBT के लिए पर्टिकुलरली ड्राइव शुरू की है, इसको हम सिर्फ ऑफिसर यूनिट ऑफिसर नहीं देख रहा, इसको मैं भी देख रही हूँ, इसको कमिश्नर साहब भी वॉच कर रहे हैं, इसको चीफ साहब खुद भी कर रहे हैं, और इवन मेंबर साहब जो हैं, पहले हमारी मीटिंग्स होती थी कलेक्शन के ऊपर, अब हमारी मीटिंग होती है ब्रॉड BTB के ऊपर। अच्छा उसमें इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई इस तरह की, जैसी आपने बात की, इस तरह की प्रैक्टिस नज़र आए तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जी एडिशनल कमिश्नर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऑल्दो कि एडिशनल कमिश्नर जो है वो यूनिट ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है, वो उसको देख रहा है, वो उसको डील कर रहा है। तो मकसद ये है इस बात को जी इसको सेंसिटाइज करना कि ये कितना सेंसिटिव मैटर है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन आप कह रहे हैं उस सिचुएशन में 100% नहीं तो 90% वी मेक श्योर कि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो। सारा चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, सारी चीज़ें सिस्टम पे हो रही हैं। पहले जो डाटा आता था वो मैनुअल आता था, अब हमने उसका एक बैकअप रखा है अपने पास हेड ऑफिस में, ताकि जो चीज़ हो रही है तो हमें डेली बेसिस पे उसकी अपडेशन आए, और हम उसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि अगर देखें अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो रिटर्न फाइल करता है, उस पर हमने हेल्प डेस्क भी बनाए हैं ऑफिस के अंदर। अब अगर कोई किसी टैक्स पेयर को नोटिस जाता है और वो उस हेल्प डेस्क पे चला जाता है और वो कहता है कि जी मुझे गाइड कर दें क्या करना है, तो ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो गाइड करेगा टैक्स पेयर को। जी 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 बिल्कुल जी। मेजर्स यही है ना कि जो हम ये जो भी काम BTB के हवाले से कर रहे हैं, इसको हम लोग खुद पर्सनली हायर लेवल पे खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, कहीं से कोई कंप्लेंट, कोई आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ आए, तो जस्ट कम्युनिकेट अस। हम इसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक ऐसी ड्राइव है कि जिसको हम वी वांट टू मेक इट अ सक्सेस। तो उसके ऊपर जो है ना किसी भी तरह का हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी जी बताइए, एक क्वेश्चन
जी जी। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे बिजनेस भी है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है? कोई ऐसा बिजनेस भी है जो टैक्स से एग्जाम्प्ट है? हक महर हाँ। आदमी अपनी बीवी के लिए मुकर्रर करता है। जी जी। सुना था कि वो एग्जेम्प्ट होता है। गल करते हो दूसरी दूसरा ये है, मैं कहता हूँ आज बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग आए। जी जी। जैसे आपके साथ बताना ना कि आप लोग इसका जवाब जो है ना ओवर टू शेख साकिब साहब, he'll आंसर। जब मुझे पहली दफा नोटिस आया था ना, जी। नीचे दफ्तरी का नाम लिखा होता है। किसका? दफ्तरी, नायब कासद दफ्तरी। उसका नाम क्यों लिखा होता है? आपको पता नहीं क्यों लिखा हुआ? खोखर साहब ये नाम नहीं होना चाहिए दफ्तरी का आज के बाद। जी जी बिल्कुल। वो नीचे दफ्तरी का नाम लिखा हुआ था। अच्छा हमारे पास ना, साहब ने फरमाया कि मतलब वो जो एक बच्चे ने सवाल किया था हाँ, कि हाँ। मैं जब वो परचेज करता हूँ हाँ। 99% जब आप लोग हाथ में से खरीदते हैं, जी जी जब आप ईवन के फल खरीदते हैं, जींस खरीदते हैं, सीरियल्स खरीदते हैं, वो लोग अनरजिस्टर्ड हैं। ये कहते हैं उनसे ना आप लें तो फिर बिजनेस ही ना करें। मैडम मैं इसका आंसर जी जी। अच्छा देहात में आप कोई प्रोडक्ट का नाम बताएं जो आप जो परचेज कर बाहर में अच्छा आप जो वो परचेज कर रहे हैं कोई एग्जिस्टिंग टैक्स पे ही होगा ना, मतलब कोई बंदा किसान 10 मन मैंने जो खरीदे, आपने 10 मन जिस बंदे से वो बंदा किस कैपेसिटी में मुझे उसकी रसीद बना के देगा? अच्छा मैं आपको इसका बता देता हूँ। इनकम टैक्स के अंदर एक रूल है कि किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट से अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, हाँ। जैसे आपका ये एरिया है इसमें ज्यादातर राइस या मुंजी होती है, आपने परचेज करनी है किसी भी किसान से जो ग्रोअर है, इनकम टैक्स में उसकी टर्म यूज हुई है ग्रोअर की। जब आप उससे परचेज करोगे तो आपके पास इनकम टैक्स के रूल में एक सर्टिफिकेट होता है, शेख साकिब साहब इस चीज से एग्री करेंगे। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको वो कंप्लीट डिटेल्स लिख के देगा कि इतनी प्रोडक्ट मैं इस बंदे को इस अमाउंट पे सेल कर रहा हूँ, और वो सर्टिफिकेट आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कितने लोग हैं कि वो सर्टिफिकेट देते हैं। आज आपने अभी यहाँ से निकल के मेरे साथ जाना है, अगर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल गया मुझे सारी बातें हैं अर्बन साइड से। अच्छा उसमें फहीम एक सेकंड। जी जी ठीक। सर इसमें नहीं, क्योंकि जुम्मे का भी टाइम है सर। टाइम हो गया। आप लोगों ने ना ये मजहब को ऊपर नाज़िल कर लिया। जुम्मा होगा 1:30 बजे, कितने बजे? 12:15 राना सरफराज साहब से बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो राना साहब का एक सवाल था ना, बड़ा दिलचस्प था कि जी हक महर पे एग्जाम्पशन है कि नहीं है। हक महर पे आपकी बेगम को एग्जाम्पशन है, आपको एग्जाम्पशन नहीं है। बात सुने राना साहब एक मिनट, आपको बताना पड़ेगा कि आप जो इतनी ह्यूज अमाउंट अपनी बेगम साहबा को हक महर में दे रहे हैं वो कहाँ से ली है, ये आपको बताना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाकी मैंने प्लान चीज जो है इस बंदे को बेची है मैडम, वो तो उसका तो वो हेडेक ही नहीं है। हम लोग वही जैसे अभी दुराया साहब ने फरमाया था ना कि हम लोग तो उसी के ऊपर जो है ना पिन पॉइंट करते हैं जो दे रहा है। मैं कहता हूँ कि सपोज इस वक्त 2016 में मुझे पहली दफा नोटिस आया तो नोटिस सिर्फ नोटिस होना चाहिए था ना, नीचे बराए राब्ता नंबर दफ्तरी क्यों लिखा हुआ था? इसको हम मेक श्योर करेंगे कि कोई राब्ता नंबर ना हो। दफ्तर का नंबर होता है ये है और राब्ता नंबर दफ्तर का कोई लैंडलाइन नहीं होता। ये है कि जैसे हाशिम साहब ने कहा ना कि आप आ जाए यहाँ बुकला के फौरन। जी बिल्कुल। जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ टैक्स ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस, वहाँ जिस तरह सम एक्सेप्शन जिस तरह हमें वहाँ ट्रीट किया जाता है ना, हम वहाँ पिलरों के साथ खड़े हो रहते हैं। अच्छा वैसे आई डोंट हैव जो रजिस्ट्रिंग वारंट होता है राना साहब, आपको अपनी ताकत का पता नहीं है, आप वकील हो यार, आप हर जगह पे जा सकते हो। नहीं लड़ाने नहीं, राना साहब के लिए क्लैपिंग कर देंगे सारे। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ सारे 90% लोग वहीं बैठे
बैठे हैं। नहीं, टैक्स ऑफिस का कल्चर जो है ना, अगर आप कभी गए हो तो दैट इज इंटायरली डिफरेंट। हमारा तो बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है। हमने तो बार वालों के लिए एक रूम भी जो है वो बार रूम बना हुआ है आपका। आप इस तरह के सेमिनार वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के साथ एक और सेक्टर है, आज गवर्नमेंट डेयरी का सेक्टर है, डेयरी सेक्टर भी मतलब ट्रीटेड एज लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर। नहीं, वो तो बिजनेस इनकम है ना, डेयरी का काम तो बिजनेस इनकम है जी। जो डेयरी का काम कर रहा है वो तो उसकी बिजनेस इनकम है और उसने अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है और उसको हम लाइक अदर बिजनेस ही ट्रीट करेंगे। जिस तरह बाकी बिजनेसेस को ट्रीट करते हैं उसी तरह डेयरी के बिजनेस को ट्रीट करेंगे। वो बिजनेस है उसका। जी सर, आपको हम आज का सर यार शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह फ़हीम भाई हम ज़रूर आएंगे। अब मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एडिशनल कमिश्नर साहबा मैडम फ़ायज़ा बशीर साहब का, वंस अगेन मैडम नवाल खान असिस्टेंट कमिश्नर साहबा का, आमिर यूनुस साहब का और बाकी जो टीम FPR ऑफिस से आई है सबके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इधर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। शेख साकिब साहब के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार टैक्स बार बनने की खुशी में आप सबके लिए मिठाई का इंतजाम भी किया गया है, तो काइंडली आप तशरीफ रखें और ऑनरेबल मेहमानों के लिए ज़रा कमेटी रूम में अपने चाय रखें। आओ सर आओ।